एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि कर्नाटक के जो चुनाव हुए उसके शपथ ग्रहण समारोह में जो पार्टियों को बुलाया जा रहा है, उसमें निमंत्रण दिया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में, उसके कयासों को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर, उनकी बातों को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद लगातार अपनी रणनीति जो है वो बनाने में देरी नहीं कर रहा है। वो लगातार रणनीति पे काम कर रहा है। वो सारी रणनीति 2024 चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। जी हाँ, उसी के एक्सरसाइज के लिए शपथ ग्रहण समारोह में जिन लोगों को बुलाया गया और जिन लोगों को नहीं बुलाया गया, आज राजनीतिक गलियारों में इसी बात को लेकर चर्चा गर्म है। तो जो कांग्रेस पार्टी का जो कर्नाटक चुनाव में जबरदस्त जो जीत हुई और जो उत्साह आया और भारत जोड़ो जो कार्यक्रम राहुल गांधी ने जिस हिसाब से निकाला और जितने लोगों ने इसको गले लगाया, सब रणनीति लगातार कांग्रेस को हौसला बुलंद करने के लिए बहुत ऊंचाइयां दे रहा है। कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद हैं। जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव होने के बाद जो राजनीतिक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी को 200 सीटों पर मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी मेरे खिलाफ में पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव न लड़े। जी हां, और जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी जो विपक्षियों को एकजुट करने के जो कवायदे कर रहे हैं और जितनी हद तक सफलता दिख रही है अभी तक, उसके भी एक राजनीतिक मायने हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे कर्नाटक के जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहे हैं, संभवतः 20 तारीख को संभव होगा, लेकिन जिन लोगों को न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में, उसमें नीतीश कुमार जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी जी और तमाम वो लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश किया गया है, जैसे केसीआर। तो इन लोगों को जो साथ लाने की कवायदे किए हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है, सवाल वहां खड़ा होता है। जी हां, जगन मोहन रेड्डी को नहीं बुलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किए हुए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आप पार्टी, यानी केजरीवाल को भी इसका निमंत्रण नहीं मिला। इसी वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री, उनको भी निमंत्रण आप पार्टी को होने की वजह से नहीं मिला। जगन मोहन रेड्डी और अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाना, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग बातें। हालांकि नवीन पटनायक को, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है, उनको निमंत्रण दिया गया। वैसे तो प्रकाश सिंह बादल के जो ये हैं रिश्तेदार लगते हैं, सुखबीर सिंह बादल जो अकाली, उनको भी नहीं बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी इस निमंत्रण में साफ संकेत दे रही है कि किन पार्टियों के साथ चलने की गुंजाइश बन रही है और किन पार्टियों से दूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल और जगन मोहन रेड्डी को लेकर। वैसे तो अंदर खाने से कांग्रेसियों का जो बयान और उनके सोशल मीडिया में कुछ बातें और उनके समर्थकों के द्वारा दिए गए बातों पर गौर करिए तो शरद पवार को लेकर भी कांग्रेस के बहुत से लोगों का जो है वो उनका मन जो है शरद पवार के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का तो बिल्कुल नहीं है। उनका बयान देखने से पता चलता है, उनका ट्विटर हैंडल देखने से पता चलता है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उस पर भी कई कांग्रेसी लोग दबे जुबान पर उनको शक की निगाह से उनको भी देखता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह,
वो निश्चिततः 2024 के चुनाव को मद्देनजर जो है वो पूरा उसका रूपरेखा तैयार किया गया है। 2024 के आगामी चुनाव का जो फोकस है वो अभी से इसलिए भी दिखने लगा है क्योंकि पूरे दक्षिण भारत के एकमात्र किला को कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा के साबित करने की कोशिश किया कि वो आज भी बिग ब्रदर है। वो कोशिश किए विपक्षियों को कि वही बिग ब्रदर है, यही मैसेज। तो और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में अभी मंत्रियों का जो फेरबदल किया गया, किरण रिजिजू की जगह पे अर्जुन मेघवाल जो राजस्थान से आते हैं उनको लाना और उन्हीं के विभाग के जो राज्य मंत्री है, मतलब कहने के जो बात कही जा रही है कि न्याय जो मंत्रालय में जो राज्य मंत्री थे बघेल साहब, उनको भी बदल दिया गया। तो और ये भी कयास लगा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि संभवतः और भी मंत्री बदले जाएंगे। वर्ष के अंतिम में मध्य प्रदेश की चुनाव, राजस्थान का चुनाव और छत्तीसगढ़ का चुनाव और साथ में तेलंगाना का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तेलंगाना के चुनाव के मद्देनजर को ही कांग्रेस पार्टी ने केसीआर को भी कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया है। इसको साफ से देखा जा सकता है, राजनीति में थोड़ी सी भी समझ रखने वाले इसको साफ समझ सकते हैं कि दक्षिण के द्वार हर हाल में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद करना चाहता है, यानी क्लीन बोल्ड। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात को रखे थे कि पूरा देश जो है कांग्रेस मुक्त किया जाएगा, कांग्रेस दक्षिण भारत में इनको इसका जवाब के रूप में देखना चाहता है। क्योंकि तेलंगाना चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाई या सत्ता में आ नहीं पाई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को यह कहने पर बल मिलेगा कि पूरा दक्षिण भारत जो है भाजपा मुक्त हो गया। इसमें कर्नाटक चुनाव में जो है लेफ्ट के जो मुख्यमंत्री केरला के हैं पी विजयन जी, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। साफ इशारा करता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी को जो अलायंस होता है, अंदर खाने से कांग्रेस की बात छनकर आती है कि कांग्रेस हर हाल में 275 सीटों पे चुनाव लड़ने का मन बनाई है। वो 300 सीटों पर अपना जो है ना टारगेट फिक्स किया है। कांग्रेस चाहती है कि हम इतनी बड़ी पार्टी होकर उभरे कि दूसरी पार्टी अगर विपक्ष के लोग जीतकर भी आवे तो वो उसके लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो जाए, क्योंकि राजनीतिक दबाव कांग्रेस पार्टी ना झेल पाए। तो जो बात कही जा रही है राजनीतिक गलियारों में, वो बात जो है वो अब सत्य होता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक चुनाव ने अंदर तक हिला दिया है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने की लड़ाई लड़ रही है, उसी तरह बाहर खाने में उनको जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री 6 दिन के विदेशी यात्रा पे निकल गए। वो 3 देशों को यात्रा करेंगे और कई मीटिंग्स को में भाग लेंगे। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर नई नई बातें तैर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव का हार से रिलैक्स होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के सैर में चले गए। यह भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया के मार्फत में कि जो कर्नाटक चुनाव में जो डंका बजाया गया है, उनका जो डंका बजा है भारतीय जनता पार्टी का, वही डंका अब जो है वो 6 दिन विदेशों में बजाने के लिए जा रहे हैं। ये सीधे तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि जिस हिसाब से कर्नाटक में वो फेल हो गए, वो विदेश नीतियों में भी फेल हो जाने वाले हैं। तो राजनीतिक गलियारों में अपनी अपनी बातें हैं, सोशल मीडिया का अपना स्थान है और अखबारों का, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, सबके अपने अपने जो है बातें हैं जो राजनीतिक गलियारों में अपने अपने कयासों के साथ में
रिप्रेजेंट करता है उसको दिखाने की कोशिश करता है। बहरहाल जो भी है 2024 निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान राह नहीं है और खासकर मोदी जी के लिए बहुत परेशानी का सबब होने वाला है। इससे भारतीय जनता पार्टी भी इनकार नहीं करती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश को लेकर जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव के जो आसारात नजर आ रहे हैं या कुछ पूर्वानुमान लगाने वाले लोग लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमजोर दिख रही है, तो पर्ची वाले बाबा के शरण में चली गई। पर्ची वाला बाबा ही अब जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नैया पार लगाएगी। आप याद कीजिए बाबा रामदेव जी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें कहते चले गए जा रहे थे, उससे ये कयास लगाने वाले पहले से कयास लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए सभी बातें और उनका आयोजन उसी हिसाब से किया जा रहा है। बहरहाल आज के समय में बाबा रामदेव जी का इंपॉर्टेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नहीं रह गया है। रामदेव जी अब वोट के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है। नए बाबा के रूप में विपक्ष का कहना है कि नए बाबा के रूप में अभी जो है पर्ची वाला बाबा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसार के किरण है, उसी से कुछ उम्मीदें मध्य प्रदेश चुनाव में होता हुआ दिख रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार जो है वो पर्ची वाला बाबा को करवाने पर योजना पे काम कर रही है। विपक्ष ये कहता है, ये आरोप मेरा नहीं है, ये विपक्षियों का आरोप है, क्योंकि जिस हिसाब से पर्ची वाला बाबा अब गुजरात का दौरा करेंगे, वहां उनका प्रोग्राम लगाया जा रहा है, तो ये सब बातें राजनीतिक गलियारों में है, शक करने वालों शक करते रहते हैं और क्यों ना हो।